जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आइए पता लगाए पेज नंबर 114 और 115 हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये 5.3 है। ठीक है ना, कौन से 5.3 है। और अगर हम इसका भाग देखें तो ये चौथा भाग है, मतलब हम चौथा भाग बना रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के पहुंच जाते हैं हम कुछ सवालों पे। और सवालों को करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें समझने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर हमें बेसिक नहीं आया तो समझो काफ़ी चीज़ें हमसे छूट जाती है। दैट्स वाई हमें बेसिक जानने की भी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बेसिक जानने की भी क्या है, ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे हम बेसिक को भी लेंगे और बेसिक भी जानेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बेसिक जानने की हमें बेहद ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा इस चैप्टर का हम सीखने वाले हैं बेसिक, बोले तो मूल, है ना। क्या सीखने वाले हैं, बेसिक सीखने वाले हैं, मूल सीखने वाले हैं। बेसिक होता क्या है, मूल क्या होता है, हम इस चैप्टर में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो चैप्टर है नाम है उसका अभाज्य समय, है ना। नाम है अभाज्य समय। तो हम पहले अभाज्य और भाज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो पहले जान लेते हैं, अपना पॉइंट नंबर है अभाज्य। अभाज्य अभाज्य संख्याएं, ठीक है, या फिर अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, है ना। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं वो जान लेते हैं पहले। तो वे संख्याएं जिनमें केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है, वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है। या फिर कहें कि वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल किसका भाग जाए, केवल और केवल कितने टुकड़े हों, दो टुकड़े हों। ठीक है, केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो से कम भी नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम क्या कहें, वे संख्याएं जो केवल एक से व एक व सम, माने हम कहें सेल्फ से भाग होती हो, सेल्फ से भाग होती हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, या फिर वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जरा समझिएगा, अगर मैं कहूं सबसे पहले एक नंबर ले लूं, अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो केवल केवल एक, क्या इसके दो टुकड़े हुए, नहीं हुए। केवल केवल एक का एक ही गुणनखंड है, इसीलिए न तो ये भाज्य होती है न ये अभाज्य होती है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं दो लिखूं तो इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो एक होगा और एक दो होगा, है ना। या कहूं कि इसके अंदर या तो एक का भाग जा रहा है और दो का भी जा रहा है। आगे बात समझ। अगर मैं तीन लिखूं तो ये भाज्य संख्या है, ध्यान रहे। अगर मैं तीन लिखूं तो तीन के अंदर तीन के टुकड़े क्या है, एक और तीन, मतलब दो टुकड़े हो गए, इसके भी दो टुकड़े हो गए, तो मतलब दोनों क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ये क्या है आपकी, न तो भाज्य न अभाज्य है। अगर मैं कहूं चार,
तो 4 क्या है, देखो एक, कितने टुकड़े होंगे इसके, 1 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने टुकड़े हो गए, 3। तो ये जो संख्या ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। तो बात आ गई समझ में। वे संख्याएं जो जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वे ही क्या है, भाज्य, वे ही क्या है, भाज्य। और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो या 2 से कम गुणनखंड हो वे संख्याएं आपकी भाज्य, या 2 से कम हो तो वो तो ना भाज्य में आते हैं ना अभाज्य में आते हैं। तो एक ना तो आपका कंपोजिट नंबर है, न ही आपका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर माने प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, और कंपोजिट का मतलब होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो न एक भाज्य है न अभाज्य है, जबकि ये वाली संख्या कंपोजिट नंबर है, बोले तो भाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो अभाज्य अभाज्य संख्याएं मैं लिख देता हूं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक, पूरी कितनी आती है, 25 आती है। कौन कौन सी आती है मैं बता दूं आपको, आपकी 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, केवल और केवल एक सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या है ही नहीं। समझ गए ना, केवल और केवल सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, और विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। ठीक है, तो 1 है आपकी, 3 है, 5 है, 7 है, एक लाइन के अंदर 4 है, पहली लाइन के अंदर 1 से लेकर 10 तक में, फिर 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। इस लाइन में भी कितनी है, मानी 11 से लेकर 20 तक भी केवल 4 ही है। फिर उसके बाद में 23 है और 29 है, मतलब इस लाइन में 2 है। फिर 31 है, 37 है, इसमें भी 2 ही है। फिर आगे हम चले 41 है, 43 है और 47 है, इसमें 3 है, मानी 40 वाली लाइन में। फिर उसके बाद में 53 है और 69 है, 69 है, इसके अंदर भी कितनी है, 2 है। फिर 61 है, इसके अंदर भी 2 ही है, 61 और 67। फिर अगर हम आगे बात करें तो 71, 73 और 79 है, इसके अंदर 3 है। ठीक है, आगे हम बात करें 81 वाले के अंदर तो 83 है और 89 है। ओके, फिर आगे हम बात करें तो इसके बाद अगली लाइन में केवल और केवल एक है, वो है 97। अब आप काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, ये मैंने लाइन के हिसाब से क्यों लिखा है, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक कितनी है, केवल 4 है। 11 से लेकर 20 तक भी 4 है। 21 से लेकर 30 तक कितनी है, 2 है, मतलब 2 लाइन में 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर लास्ट में 1 है। ये अपने पास अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे और चलते हैं, अब थोड़ा सा जानते हैं भाज्य संख्याओं को। ठीक है, भाज्य संख्याओं को, है ना, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है इसको, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, संख्याएं, है ना। तो वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा
2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? भाज्य संख्याएं कहा जाता है। वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा क्या हो, गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। अब एक को छोड़ दो और अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो, जितनी भी संख्या बची है वो सब भाज्य है, 1 से लेकर 100 तक। समझ में आ गई? तो उसका एग्जाम्पल देने की अपने को जरूरत नहीं। अब चलते हैं सीधे सवाल पर, है ना? क्या चलते हैं? सीधे सवाल पर। ओके, भाज्य अभाज्य हम समझ लिए हैं। अब सीधे सवाल पे चलते हैं कि हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक बात है, और यह सम संख्या भी है, ये भी सही बात है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो हम कहेंगे नहीं, नहीं 2 के अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्याएं नहीं है। समझ में आ गई बात? छोटा सा सवाल है। हमने पहले भी बता दिया कि केवल और केवल एक ही समअभाज्य संख्या है और वो 2 है। इसके अलावा कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं है। आगे बात समझ में? पहले हमने स्टार्टिंग में इसीलिए बताया हो। आगे चलते हैं कि 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है? न्यूनतम और अधिकतम अंतर क्या है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये वाली सूची वापस से देखनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है? तो अगर हम देखें 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें न्यूनतम कितना गैप है? तो न्यूनतम गैप है 2 समअभाज्य, 2 संख्याओं के बीच में। ये देखो, इनके अंदर 1 का गैप है, ठीक है? और एक और अपने 89 से 79, इनके अंदर अधिकतम गैप है 8 का। देखो इसके बाद आएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, तो 7 का ना, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 7 का गैप है। तो न्यूनतम गैप कितना है? 1, और अधिकतम गैप कितना है? 7। इनके अलावा कोई गैप नहीं है। देखो यहाँ कितने का है? 1 का। यहाँ कितने का है? 1 का। यहाँ कितने का है? 17 में से 4 का गैप है। यहाँ कितने का है? 2 का। यहाँ कितने का है? इन दोनों के बीच में लगा लो, 29 में से 23 का 6 का गैप है, ठीक है? और मैक्सिमम जो गैप आ रहा है केवल यहीं आ रहा है। तो कितने का गैप है? आई बात समझ में? कितने का गैप आ रहा है? न्यूनतम गैप तो है 1 का और अधिकतम गैप है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक, मानी 100 तक की, यहां लिखेंगे 100, आंसर लिखेंगे 100 तक की संख्याओं में 100 तक की अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम अंतर, जो कि अपने पास 3 माइनस कितना है? 2 बराबर 1 का है, ठीक है? इसमें कम से कम है। न्यूनतम अंतर कितना? 1 है, तथा अधिकतम अंतर
अधिकतम अंतर 7 का है। ठीक है, 7 का कहाँ से, 79 के आगे से है ना, 79 और 97 इनके अंदर। ठीक है, 79 और इनके अंदर 97 का गैप है ना। अगर हम यहाँ पे दिखाएं आप लोगों को तो सॉरी 89 ना 89 और 97 के अंदर कितने का गैप है, तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 7 का गैप है। कितने का गैप है, 7 का 7 का अंतर है। आगे बात समझ में, ओके, समझ में आ गया, ज्यादा कोई लफड़ाबाजी नहीं है, आराम से चीजें समझ में आ रही है। आगे चलिए, आगे सवाल है कि क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थी, किन दहाइयों माने दशकों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं, और यह भी बताया है कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में कितने अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कितने अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम कहें कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सारणी यहाँ दर्शाई नहीं है ना, उसके अंदर सारणी दे रखी थी तो हमने सारणी यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, कहीं पे लगी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे अपने को सारणी दी नहीं है ना, मैंने मेंशन नहीं किया सारणी को। ओके, तो आप समझिए कि क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्याओं में अभाज्य संख्याएं थी, नहीं। ठीक है ना, तो हम कहेंगे नहीं। तो अपना ये यहाँ से जो आंसर बनेगा, ये आंसर बनेगा पहले तो नहीं, एक समान नहीं है। क्यों, मैं आपको दिखाऊं कि क्यों एक समान नहीं है। आप यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे लिखवाई थी, एक तरीके से सारणी के रूप में ही लिखवाई थी कि देखो 1 से लेकर 10 तक केवल 4 है, दूसरी में भी 4 है, फिर तीसरी और चौथी में 2-2 है, पांचवी में कितनी है आपकी, पांचवी लाइन के अंदर 3 है, फिर छठी सातवीं में 2-2 हैं, और फिर 8वीं के अंदर 3 है, फिर 9वीं के अंदर कितने हैं आपके 2 हैं, और 10वीं के अंदर 1 है। तो क्या है, समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। अभाज्य जो संख्याएं हैं वो समान नहीं है। तो यहाँ कहेंगे नहीं, सभी पंक्तियों में नहीं, सभी पंक्तियों में, सभी पंक्तियों में, सभी पंक्तियों में एक समान संख्याओं में, एक समान संख्याओं में अभाज्य संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। पहली और दूसरी के अंदर कितने हैं, 4-4। ठीक है, पहली और दूसरी में 4-4 हैं, उधर से मैंने समझा दिया आपको। तीसरी चौथी में 2-2 हैं, पांचवी में 3 है, छठी सातवीं में 2-2 हैं, आठवीं के अंदर फिर 3 है, 9वीं में 2 है, और 10वीं के अंदर 1 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि किन दहाइयों, किन दशकों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो किन दशकों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं, तो जो 10वां है, अंतिम है, उनके अंदर केवल एक अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अंतिम दशक में, हम कहेंगे अंतिम दशक में केवल एक अभाज्य संख्या, केवल एक कौन सी है, केवल एक लिखेंगे, और कौन सी है आपकी 97। अंतिम दशक में केवल एक अभाज्य माने कौन से, 97, केवल एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्या है, अंतिम
दशक में केवल एक, अंतिम दशक में न्यूनतम अभाज्य संख्या है जो कि एक है। अंतिम दशक में न्यूनतम, यहां लिखेंगे हम न्यूनतम, न्यूनतम अभाज्य संख्या है जो कि एक है, जो कि एक कौन सी है? 97, एक है, एक 97 है, अकेली है। फिर क्या सवाल पूछा गया है? देखो एक का तो हमने ऊपर जवाब दे दिया यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे जवाब मिल गया। तीसरा बोल रहा है कि यदि यह भी बताएं कि पिछली पृष्ठ पर दी गई सारणी में किन में अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली और दूसरी में अभी अधिकतम संख्याएं हैं। यह भी बताएं कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में किन में अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे पहली तथा दूसरी, पहली तथा दूसरी पंक्तियों में या पंक्तियों में अधिकतम का मतलब 4 4 है, दोनों में 4 4 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, ये इसके अंदर जो भी सवाल पूछे गए थे, 3 सवाल इसके अंदर पूछे गए थे, मैंने आपको तीनों को बता दिया। पहला सवाल फिर से समझा देता हूं कि क्या प्रत्येक पंक्ति के अंदर समान अभाज्य संख्याएं? बिल्कुल भी नहीं है, सभी में अलग अलग है। किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, तो किसी में 1 है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि किन दहाइयों मानी दशकों में न्यूनतम अभाज्य संख्या, केवल अंतिम जो लाइन है 90 से 91 से लेकर 100 तक, उसमें केवल एक अभाज्य संख्या जो कि 97 है। फिर पूछा गया कि यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में किन में अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो वो पहली और दूसरी पंक्ति के अंदर है 4 4, बाकी सभी के अंदर 3 है या 2 है या 1 है। ठीक है, और अगर 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो टोटल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 है, और 50 से लेकर आगे तक कितनी है आपकी? 10 है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आगे चलो, निम्न में कौन सी संख्याएं अभाज्य है? तो निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अपने को सीधी दिख रही है, एक तो 37 है और एक ये है। ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। मैं समझाऊं आपको। अगर हम आंसर लिखें, अगर हम क्या लिखें? आंसर लिखें, तो समझिएगा कि जो अपने पास 23 है, ठीक है, 23 है और 51 है और 37 है ना? कितना है? 37 है और कितना है? 26 है। तो देखिए इन संख्याओं को देखिए, मैंने डेफिनेशन क्या दी थी? अभाज्य संख्याओं की वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, वो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और जिनके केवल 2 गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, वो क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम 23 को लें तो 23 के टुकड़े क्या होंगे? 1 और 23, या 23 और 1, बात एक ही है। तो ये तो जो आपकी कौन सी है? अभाज्य है, अभाज्य, अभाज्य है ना? अभाज्य संख्या है ये। इसको क्या लिख सकता हूं? 3 1 गुणा 3 गुणा 17 51। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3। तो ये हो जाएगी भाज्य, भाज्य है, क्या कहेंगे? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 37 की बात करें तो देखो 37 के टुकड़े नहीं हो सकते, अभाज्य है। तो ये क्या लिखेंगे हम? अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 26 की बात करें तो इसे मैं 2 गुणा 13 लिख दूं,
मतलब 1 गुणा 2 गुणा 13, 13 दूनी का 26 और 13, समझ में आ गया ना। तो ये तो इसके 3 टुकड़े हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपकी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ये पूरा हो गया भाई इनका आंसर, समझ में आ गया सभी के, दिमाग में पड़ गया। चलो आगे फुल बिंदासी के साथ। आगे है कि अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो, जो 20 से कम हो और उनका योग, उनके योग 5 का गुणज हो, उनका योग 5 का गुणज हो। तो पहले तो हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं पहले तो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी अपने 1 से लेकर कितने तक है, 20 तक। तो आपकी 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, ये है, ठीक है। क्या कहा गया है कि 5 की गुणज हो, मानी अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म बताओ, 3 युग्म, 3 जोड़े बताओ जो 20 से कम हो और उनका योग मानी जोड़ 5 का गुणज हो, 5 का क्या हो, गुणज हो। तो देखो इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास है ना, युग्म लिख लेता हूं, युग्म, युग्म कहाँ गया, 3 युग्म, युग्म, युग्म का मतलब समझते हो ना, जोड़ा, युग्म, समझो युग्म। तो पहला आ गया 2 + 3 बराबर 5 हो रहा है, तो 1 जोड़ा तो ये बन गया अपना, ठीक है। और 3 और 7 बना लो एक में, तो 3 और 7 को जोड़ने पर भी आपका कितना हो रहा है, आपका हो रहा है भाई साहब 10, जो कि 5 का ही गुणज है ना, 5 का गुणज है कि नहीं है। फिर अगर मैं लगा लूं तो इधर से तो बढ़ नहीं रहा, 7 और तो बनेगा, और लगा लेता हूं मैं, 13 में क्या जोड़ूं, है क्या कोई जोड़, 13 और क्या कर लेता हूं 7, तो 1 जोड़ लेता हूं, 7 + 13, ये भी कितना हो रहा है 20, ये भी 5 का गुणज है। 3 के लिए ही कहा था वैसे उसने, अपन तो और भी ढूंढ सकते हैं, 7 और इसको ढूंढ सकते हैं, 3 और 17 को, 3 और 17 को भी ढूंढ सकते हैं। ये भी तो कितना हो रहा है 20 ही हो रहा है, ये भी कितना हो रहा है 20 ही हो रहा है, ठीक है। और ढूंढे तो 17 नहीं, बस यही है, अब पार नहीं पड़ेगी भाई, है ना। तो ये हो गया अपना आंसर, समझ में आ गया सभी के, आए नहीं आए, क्योंकि ये जो इनका जोड़ है ना वो किनका 5 का गुणज है, क्या है, इसको तो हटा दो, चाहे 2 बार 20 आ गया, वैसे भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। चले आगे, चले भाई, एक एक सवाल का जवाब बढ़िया तरीके से आपको मिलता जा रहा है। यदि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आपका प्यार हमें देते रहें, ठीक है। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं में 1 और 3 समान है, 1 और 3 समान। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्मज ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझिए एक बार आप कि भाई जो 13 है ना, 13 को उल्टा किया तो कितना हो गया 31 हो गया, मतलब इन्हीं दोनों को उल्टा करने पर इतना हो गया। तो और आप संख्याएं बताइए जो 100 तक हो, कहां तक हो, 100 तक हो। तो चलिए सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर उनमें से लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, फिर उनमें से ढूंढेंगे, है ना। तो अभाज्य संख्याएं तो 2 3 5 7, इनको तो भूल जाओ क्योंकि ये तो एक एक अंक की है, तो इनको तो ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ वही दिखेगा। आगे चलते हैं 11 से, 11 फिर 13, 13 के बाद में 17, 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में
23 के बाद में बताओ, 23 के बाद में हो जाएगा 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41, 41 के बाद में आपका हो जाएगा 43, 43 के बाद में हो जाएगा आपका 47, 47 के बाद में हो जाएगा आपका 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 69, ना 69 नहीं, ठीक है, 71, 73, ठीक है, 70, फिर हो गया 9, फिर हो गया 83, फिर हो गया 89, फिर लास्ट का जो बचा है आपका 97 बचा है। ठीक है, कितना बचा है? 97 बचा। अब इनमें से ढूंढेंगे। देखो देखो, एक तो अपना ये हो गया 13, और 13 का मित्र कौन सा होगा? 31 है ना। इसका तो देखो ये भी अभाज्य है तो ये भी अभाज्य, इसको तो छोड़ो। एक 17 भी मिल रहा है ना। कौन मिल रहा है? 17। तो देखो 17, देखो एक मिनट भाई, 17 देखो अपना। तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूं? 17 ये भी अभाज्य है, और 17 का जो 71 है वो भी अभाज्य है। तो एक जोड़ा मिल गया अपने को, है ना, ये मिल गया। 19 की बात करें तो 19 को 91 में लिखेंगे तो 91 तो नहीं है इसमें। 23 को 32 लिखेंगे, नहीं है। और 29 को उल्टा करके तो 92 हो जाएगा। 37 को उल्टा करके 73 हो जाएगा। तो एक ये होगा 37 वाला, है ना। तो 37 लिख लूं मैं। 37 का उल्टा हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा? 73 भी अभाज्य ही है। तो 37 काटो और 37 का उल्टा काट दो। अभाज्य कहाँ गया? 73, ये रहा। ओके, 41 का 14 नहीं बनेगा, और इसका 34, इसका 74, 53 का कितना बन जाएगा? 35, 59 का 95, 69 का 16, इसका 76, इसका 17। तो ये तो हो ही गया ना। 71 का हो गया ना 17। ठीक है, फिर 79 का बन रहा है, इसका बन रहा है 79 का ना। फिर बन रहा है 79 का 97 मानी 97। ठीक है, और किसी का नहीं बन रहा। इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा 38, है ही नहीं उसमें। इसको 98, इसको 79, ये बन गया। तो ये है भाई साहब, है ना। टोटल 4 है, जो 13 तो पहले ही दे रखा था, और 3 और मिले हैं अपने को। तो ये अपने आंसर है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है, और इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान है। ठीक है, और 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए। तो ये हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये युग्म है वो ज्ञात कर लिया हमने, यही है, इनके अलावा कोई युग्म नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए आगे। 1 से 100 तक के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। 1 से 100 तक 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 7 क्रमागत भाज्य संख्या है। देखो, अगर आप लोगों ने पिछली सारणी ये अच्छे से देख लिया होगा ना मेरा लेक्चर, तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो नहीं समझ में आया। देखो, स्टार्टिंग में अपन से एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था? अपन से एक सवाल पूछा था। यहाँ पे कहाँ गया? स्टार्टिंग में यहाँ था क्या? यहाँ पूछा था, यहाँ पूछा था। क्या सवाल था? यहीं पे पूछा था कुछ सवाल। ये भी नहीं पूछा है। 2 के अलावा कोई विषम संख्या ये हो सकता है क्या? हाँ, ये पूछा है। ये पूछा है कि 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए, और 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम अंतर कितने का है और अधिकतम अंतर कितने का है। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं में एक तो आ रहा था अपने का 1 का अंतर आ रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, और एक आ रहा था भाई साहब 7 का। तो ये जो है, ये अभाज्य 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 7 का अंतर है। तो ये अंतर है 7 संख्याएं हैं, वहीं पर है, एक ही जगह पे है। समझ में आ गया ना आपके? तो हम लिखेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत
ध्यान रहे, भाज्य पूछा है, अभाज्य नहीं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं 90 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 है। बात आ रही है आपके समझ में प्यारे बच्चों? अरे बात आ रही है क्या समझ में? आ रही है नहीं आ रही है? कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो? केवल एक ही जगह तो है अपनी ये संख्याएं, है कि नहीं? और आप हो रहे हो कंफ्यूज यार। ना, कंफ्यूज ना होना, बिल्कुल ना होना। चलो आगे। आगे है कि अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर दो हो मानी जुड़वा। अंतर कितना हो? 2 हो मानी जुड़वा। अभाज्य युग्म मानी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य युग्म है। और इसी प्रकार 17 और 19। तो 1 से 100 तक के बीच के अन्य सभी जुड़वा युग्मज ज्ञात कीजिए। देखो अपने को ये तो दिया है ना, अपने को ये तो दिया है कि भाई साहब एक तो दिया है 3 और 5 दिया है, इनके बीच में भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। एक दिया है अपने को 17 और कितने का? 19, इनके बीच में भी 2 का अंतर है। तो ऐसे ट्वीन अपने को खोजने हैं। तो चलो खोजो खोजो, बताओ अपन ने कहाँ अभाज्य संख्याएं लिखी थी? सारी ढूंढो उनको, यहाँ लिखी थी, ठीक है। तो देखो अपने को कहाँ कहाँ बोला था उसने? एक तो 5 और 7 बोला था, इनके अंदर 2 का अंतर है। एक बोला था भाई साहब 17 19, है ना। और इधर भी तो है 11 और कौन सा? 13। एक तो ये लिख लें अपन 11 और 13, ठीक है। एक और लिख लेते हैं 11 और 13 में भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और ढूंढो 11 और 13 के अलावा, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं तो है, 11 और 13 के अंदर मिल गए अपने को, ये तो लिख ही लिया। अब इधर देखो 19 और 23 में तो नहीं है, इसमें तो ज्यादा अंतर है। और इधर 29 और 31 में देखो 2 का अंतर है। 29 31 पे पहुंच जाओ, 29 31 है ना। 29 और 31 के अंदर भी तो 2 का अंतर है कि नहीं है? इसमें भी 2 का अंतर है। और ढूंढो, कहीं कहीं तो मिलेगा भाई, ढूंढते रहो बिंदास। यहां तक हो गया, इसमें नहीं है। ये देखो यहां तो कंटिन्यू ही है, 41 43 और ये 43 47 है, सॉरी यहाँ 47 है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, और ये तो नहीं है, और ये की है। और एक कहाँ है? 41 43 और 71 73, 71 73 है, 41 और 43 है, 41 और 43 में भी, और 71 और 73, इन सभी में 2 2 का क्या है? अंतर। लो खल्लास का, यही पूछा उसने, ठीक है। हो गया। इनमें सब में कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर। आगे चलें। आगे है कि प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए और स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट भी करना है अपने को। तो पहला आ गया, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 हो। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऐसी कोई भी इकाई अंक नहीं है जिसका जिसका इकाई अंक कितना हो? 4। क्योंकि अगर हम इकाई अंक 4 बनाएंगे, आप क्या लिखोगे? अगर हम किसी संख्या का इकाई अंक 4 बनाएंगे तो वह संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी, तो अभाज्य रहेगी नहीं। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कोई भी संख्या नहीं है ऐसी, नहीं बोला है उसने। क्या बोला है? नहीं। आगे है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है।
अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी क्या हो सकता है, अभाज्य। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और गुणनफल भाई साहब भाज्य आ रहा है। हाँ? 5 भी आपका 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, तो जो 15 आ रहा है ये भाज्य है। क्या है ये? भाज्य। तो ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। हर जगह यही आ रहा है भाज्य, ठीक है ना। तीसरा है कि भाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य, सॉरी किसके? अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। गलत बात है। 2 गुणनखंड होते हैं। कितने हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड होते हैं। 2 से कम नहीं होते, 2 से ज्यादा भी नहीं होते। आगे बात समझ में? आगे है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल गलत है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती है, 2 को छोड़ के। गलत है। ध्यान आ गए वो तो मेरे को, नहीं तो चक्कर पड़ जाता। क्योंकि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है और वो समभी संख्या है। जबकि इसने क्या कहा कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। बहुत गलत बात। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है नहीं। जो 2 है वो सम संख्या है लेकिन अभाज्य है। दैट मीन्स ना, गलत, असत्य। लास्ट का बोल रहा है कि संख्या 2 और 3 अभाज्य है। बिल्कुल। अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। अन्य प्रत्येक संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। हाँ, अगर हम देखें तो देखो, ये स्टार्टिंग में 2 और 3 ही एक ऐसी है जो क्रमागत आ रही है, एक के बाद एक आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी, जैसे हम 5 लगाएं तो 5 के बाद जो 6 आएगा वो क्या है? आपका भाज्य है। अगर मैं 7 लगाऊं तो 7 के बाद 8 भाज्य है। अगर मैं 11 लगाऊं तो 11 के बाद जो 12 है वो भाज्य संख्या है। तो ये बात सही है। मानी संख्याएं 2 और 3 अभाज्य है। अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या, ध्यान दे, इससे अगली संख्या क्या है? भाज्य है। ये बात बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, परफेक्ट बात कही, मानने वाली बात कही। तो 9 सवाल हो गए। चलते हैं 10वें पे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या को 3 अलग अलग भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? क्या कहा इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं को 3 अलग अलग भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि 3 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आ जाइए। अगर हम अपना पहला संख्या ले ले 45, क्या कहा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कितने? 3। अगर हम 45 की बात करें तो 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? टुकड़े करोगे 45 के आप ऐसे, मैं तो सीधा ही कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है। 15 बार, 3 पंजे 15, है ना? 3 पंजे 15, फिर 3 का जा रहा है कितनी बार? 5 बार, और फिर 5 का जा रहा है 1 बार। तो आप देखो इसके गुणनखंड 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। उसने कहा 3, इसमें हो गए 4। 1 भी काउंट करना है, 1 सब में आएगा, ध्यान रहे। गलत गलत। फिर ले लेते हैं 60। अगर हम 60 के अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है अभाज्य गुणनखंड करते टाइम, ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। इसमें जाएगा 30 बार, फिर 2 का 15 बार,
फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। मैटर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया माय डियर। इसमें तो ज्यादा हो गया। आहा, चलो कोई बात नहीं, 91 में लेते हैं। 91 में किसका भाग दे दो, किसका, 7 का, तो 13 बार जाएगा। 13 7 91, क्योंकि 1 का 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का ही जाएगा। और 13 में 1 बार, तो इसका हो गया 7। 1 गुणा 7 गुणा 13, ये बात ठीक है। इसमें 3 आ गई। अब और भी देख लेते हैं, ये तो आएगा। 105 देख लेते हैं। 105 लो। 105 में देखो 2 का तो जा नहीं रहा, क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है। 3 का जाएगा, 3 का जाएगा 3 बार, 1 बचेगा 5 बार। अब 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। कितनी बार, 7 बार। 7 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार। तो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इसमें भी 4 हो गया। एक और बचा 330। ठीक है, 330 को यहां चेक कर लो। सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 बार। इसमें चला जाएगा रे, कितनी बार चला जाएगा, 6 दूनी का 12, 1 बचेगा। अब इसमें कितने का, 6 6 12, 3 का जा रहा है आसानी से। 16 में जाएगा 3 पंजे 15, 5 बार। 1 शेष बचेगा 5 बार। अब 5 का ही जाएगा 11 बार, फिर 11 का जाएगा 1 बार। लफड़ा ही लफड़ा है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। अब आप खुद ही सोच लो, दिमाग तो है ही आप लोगों में, है कि नहीं है, बताओ तो जरा। इसमें कितने टुकड़े, 5 ना। इसमें कितने, 4। इसमें कितने, 5। इसमें कितने, 4। 3 किसमें, इसमें। यही अपना आंसर है, यही अपना क्या है, आंसर है। केवल इसे ही व्यक्त किया जा सकता है ना। तो हम लिखेंगे कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो केवल है 91। केवल क्या है, 91। 11वां है कि 2 4 5 एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं, तो एक भी नहीं बना सकते। कितनी अभाज्य संख्या, एक भी नहीं बना सकते, है ना। तो हम यहां लिखेंगे 2 4 और 5 का प्रयोग करके 3 अंकों की एक भी संख्या, एक भी अभाज्य संख्या, एक भी अभाज्य संख्या नहीं बना सकते हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि अब आगे देखो कि मेरे पास, मैं समझो कि 2 4 और 5 में एक बार संख्या बना लिया, समझ लो ये। तो इसका इकाई अंक कितना, 5। और जब इकाई अंक 5 है तो क्या इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा क्या, भाजकता का नियम कह रहा है यार ये तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं 2 को इधर ले आता हूं, तो 4 5 2 माने 452। अब इसका इकाई अंक कितना, 2, जो कि क्या है, सम है। तो क्या इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है क्या, तो फिर अभाज्य कैसे हुआ भाई, है ना, मैटर हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इस बार क्या कर देता हूं, 4 को आगे कर देता हूं, तो 5 2 4। तो फिर ये कितना, इकाई अंक 4, क्या फिर इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है क्या। तो इससे एक भी अभाज्य संख्या बनाना संभव ही नहीं है। तो हम कहेंगे क्योंकि यदि 2 या 4 को इकाई अंक पे रखते हैं,
क्योंकि 2 या 2 और 4 को 2 या 4 को 2 या 4 को इकाई 2 या 4 सम संख्या है, 2 या 4 सम संख्या, 2 या 4 इकाई अंक सम संख्या बनाती है, सम संख्या बनाती है तथा 5 इकाई अंक होने पर 5 से भाग होती है, 5 से भाग होती है, इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, एक भी अभाज्य संख्या नहीं बना सकते। आगे बात समझ में, सबके दिमाग में घुस गया बात, सबके दिमाग में घुस गया ना। चलो 12वें के बाद में, हाँ 12वां अंतिम है इसका ना। ध्यान दीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल 3 एक अभाज्य संख्या है, और 2 गुणा 3 प्लस 1 7 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करके एक जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं, ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। ऐसे कम से कम कितने उदाहरण ज्ञात करने हैं? 5 उदाहरण ज्ञात करने हैं। कितने उदाहरण? 5। तो बात समझिएगा कि जैसे अपने पास 2 है, मतलब 3 है, 3 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या आ रही है। क्या आ रही है? अभाज्य। अब अपने पास अभाज्य संख्या लिख लो यहाँ पे, कौन कौन सी है? 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19 23 और 29, ऐसे और भी आगे चलती रहेगी। तो अब इनमें से कोई सी भी ले लो, जैसे अपन ने 3 लिया था, अभी 5 ले लेता हूं। तो 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा और 1 जोड़ूंगा, 5 दूनी का 10 और 1 11। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी सही बात है, ये तो सही थी। चलो 5 के बाद मैं 7 ले लेता हूं, तो 7 गुणा 2 करूंगा प्लस 1 करूंगा, तो ये कितना होगा? 7 दूनी का 14 और 1 15, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। 11 ले लो, 11 गुणा 2 करो प्लस 1 जोड़, घर दूनी का 22 और 1 23, ये भी सही बात है, ये भी एक अभाज्य संख्या है 23, है कि नहीं? तो 2 जोड़े तो मिल गए अपने को। 11 ले लिया अपन ने, 11 के बाद 13 चेक कर लो, 13 दूनी का 26 और 1 27, नहीं बनेगा। 17 17 दूनी का 34 और 1 35, नहीं बनेगा। 19 दूनी का 38 और 1 39, नहीं बनेगा। ये बन जाएगा 23 का, ठीक है, 23 का बन जाएगा। तो 23 गुणा 2 ले लो प्लस 1 ले लो, 23 दूनी का 46 और 1 47, 47 है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 23 के बाद में अगर हम 29 ले लें तो 29 दूनी का 57 और 1 58, नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम 31 ले लें, 31 दूनी का 62 प्लस 1 63, नहीं बनेगा। एक इसके बाद में अपन ले लें 37 ले लें, 37 दूनी का 74 1 75, नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 41 दूनी का कितना होता है? 82 प्लस 1 83 बन जाएगा, ठीक है। तो 41 ले लो, 41 प्लस 2 प्लस 1, तो ये तो होगा 82 में जोड़ा 1 तो 83 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी बात सही है, ठीक है। फिर अगर हम इसके बाद में 43 ले लें, कितना ले लें? 43 में जोड़ 43 दूनी का कितना हो जाएगा? 86 और 1 87 तो नहीं होगा, और 89 ले लो ना 47, तो 94 95 नहीं बना, इतने काफ़ी है अपने पास, ठीक है। अभाज्य संख्या होती है, कम से कम ऐसे 5 उदाहरण दीजिए। 5 हो गए क्या? एक तो ये हो ही गया और 4 और हमने ले लिए,
एक तो हो ही गया, और हमने कितने और ले लिए, 4 और ले लिए। एक तो हो गया और 4 हमने भाई साहब पेश कर दिए आपके सामने। 7 दूनी के 14, 1 15 नहीं बन रहा है यार, 5 दूनी के 10 11 तो बन रहा है। ठीक है, चलो 4 और ले लिए, तो ये हमने पेश कर दिए हैं आपके सामने। और अगर इससे ज़्यादा लें तो बन जाएगा बनने को, तो जैसे अगर हम ले लें 47 के बाद में आ जाएगा आपका 53, 53 में तो 107 हो जाएगा, 107 भी अभाज्य ही है ना। ओके, तो 101 53 और ले लेंगे, 53 अभाज्य है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 106, 106 में 1 जोड़ेंगे तो 107, 107 भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। पर इसने तो कहा कितने तक कहा है, क्या 100 तक कहा है क्या इसने, नहीं कहा 100 तक नहीं कहा, 100 तक नहीं कहा है। तो भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, तो ये अपना काम बन गया भाई, यहाँ तक बातें आ रही है समझ में प्रॉपर आप सभी के। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनीवेयर एनीथिंग, नो नथिंग। अंतिम सवाल हो गया है, और अगले पेज पे जो आओ पता लगाए हम लगाएंगे 120 पेज पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और यहाँ पर हम एक भी सवाल में बिल्कुल नहीं अटके। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी अपने पास ये पहली बार आई है, और हम भी इसको पढ़ रहे हैं और सिखा रहे हैं। ये नहीं कि हमारे पास कोई जादू है, बस ये मैथ जानते हैं, तो उसी के आधार पे हम सीखते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। हमारे पास ऑफलाइन के बच्चे भी आते हैं, उनको भी हम सिखाते हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक मैं मैथ, साइंस और इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। 9वीं 10वीं के अंदर तो पढ़ाता ही हूँ खैर मैं, लेकिन छोटी क्लासों के अंदर जैसे 6ठी 7वीं 8वीं की भी मैं साइंस बना के डाल देता हूँ। ओके, मैथमेटिक्स तो हम पढ़ाते ही हैं, इंग्लिश के अंदर ग्रामर में परफेक्टली हमें आता है, और वो आप लोगों को अच्छे से आने वाले समय में सिखाएंगे, स्पोकन सिखाएंगे। साथ ही साथ हम जो अपना क्या बोलते हैं जो ग्रामर्स हैं उसके भी सारे रूल और जितने भी अपने टॉपिक्स हैं A to Z सारे बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, कुछ टॉपिक तो मैंने डाल रखे हैं, जैसे अभी तक क्या डाला है, अभी तक हमने आर्टिकल्स डाले हैं। अब सबसे पहले हम 10 से प्रारंभ करेंगे और उनको पार्ट्स में बनाएंगे, जैसे कि आप लोगों के समझ में आए। और आप लोग देखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल के 10 से बनाऊंगा, बेसिक लेवल के 0 लेवल के सिखाऊंगा आप लोगों को, 0 लेवल से लेकर चलूंगा। आप लोग हमारे 10 को एक बार देखिएगा, डेफिनेट आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एक एक 10 के ना 10-10, 20-20 उदाहरण दूंगा, तो आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें एग्जाम्पल से सेट समझ में आती है, वो चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आती। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।